हेलो एवरीवन, आई एम यश। तो आज का सेशन चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का सेशन का नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च डेटा मैनेजमेंट एंड कंपाइलेंस सिस्टम। डिजिटल दस्तावेजीकरण अनुसंधान डेटा प्रबंधन एवं अनुपालन प्रणाली। आज के सेशन में 9 यूनिट्स रहने वाले हैं, जिसमें से पहला यूनिट हमारा रहेगा एचआर डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा रहेगा लैब डेजिग्नेशन, तीसरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स, चौथा लैब नोटबुक, फिफ्थ हमारा सैम्पलिंग रहेगा, सिक्स्थ में हमारा फील्ड रिसर्च, सेवन में एआई लेसन प्लानिंग, एट्थ में ई लर्निंग और सबसे लास्ट नाइन्थ में इंडियन कंपाइलेंस। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट हमारा आ जाता है एचआर डॉक्यूमेंटेशन एंड कंपाइलेंस ऑडिट सिस्टम। इसमें है हमारा दिस यूनिट कवर्स द कंप्लीट डिजिटल फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन रिसोर्स डॉक्यूमेंटेशन, एम्प्लॉय रिकॉर्ड मैनेजमेंट, कंपाइलेंस ट्रैकिंग एंड ऑडिट ट्रायल क्रिएशन। स्टूडेंट लर्न टू बिल्ड एंड मेंटेन HRMS सिस्टम, create complaint digital workflows and manage legal records। HR डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कंपनी के एम्प्लॉयज से रिलेटेड सभी रिकॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन करना, जैसे एम्प्लॉय ज्वाइनिंग फॉर्म, ऑफर लेटर, अटेंडेंस रिकॉर्ड, सैलरी रिकॉर्ड, लीव रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ट्रेनिंग रिकॉर्ड, रिजाइनेशन लेटर, etc। कंपाइलेंस ऑडिट सिस्टम का मतलब होता है चेक करना कि कंपनी HR रूल्स, लेबर लॉज, इंटरनल पॉलिसीज और गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है या नहीं। एग्जाम्पल, अगर कंपनी में 100 एम्प्लॉय है तो HR डिपार्टमेंट के पास हर एम्प्लॉय का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। ऑडिट के टाइम ये चेक होता है कि एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान रखने वाला बात, HR डॉक्यूमेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कंपनी को लीगल प्रॉब्लम से बचाता है। अगर एम्प्लॉय सैलरी, अटेंडेंस, लीव, PF, ESI, अपॉइंटमेंट लेटर या टर्मिनेशन लेटर को लेकर कंप्लेंट करता है तो कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर प्रूफ देख सकती है। प्रॉपर HR डॉक्यूमेंटेशन से कंपनी में ट्रांसपेरेंसी और प्रोफेशनलिज्म आता है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है HR डॉक्यूमेंट्स एंड कंपाइलेंस, डिजिटल HR रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय लाइफ साइकिल डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल पर्सनल फाइल्स, लीव, पे रोल एंड अटेंडेंस डिजिटल रिकॉर्ड्स। फिर कंपाइलेंस ऑडिट सिस्टम में आपका सारा दिया हुआ है डिटेल्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन एंड SOPs में दिया हुआ है, लीगल एंड रेगुलरिटी रिकॉर्ड्स में दिया हुआ है, इंडियन लेबर कंपाइलेंस डॉक्यूमेंटेशन, फिर इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क्स एंड चेकलिस्ट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स राइटिंग। इंपॉर्टेंट ऑफ HR डॉक्यूमेंट्स क्या सब होता है, की स्किल्स एंड टूल्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंस समझते हैं HR डॉक्यूमेंटेशन का। HR सिस्टम में ये डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। फिर एम्प्लॉयज पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, एड्रेस प्रूफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग फॉर्म, एम्प्लॉय एग्रीमेंट, ये सारे कुछ HR डॉक्यूमेंट्स में सेव किए जाते हैं। अटेंडेंस डॉक्यूमेंट्स, डेली अटेंडेंस, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड, लेट एंट्री, ओवर टाइम रिकॉर्ड के लिए होता है। पे रोल डॉक्यूमेंट्स, सैलरी स्लिप, बोनस रिकॉर्ड, टैक्स डेडुकेशन, PF, ESI रिकॉर्ड के लिए होता है। परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट्स, फीडबैक रिपोर्ट, प्रमोशन लेटर सबके लिए होता है। फिर एग्जिट डॉक्यूमेंट्स, रिजाइनेशन लेटर, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एक्सपीरियंस लेटर, ये सब के लिए होता है। डिजिटल HR सिस्टम क्या होता है वो समझते हैं। डिजिटल HR सिस्टम क्या होती है हमारी, आजकल कंपनीज पेपर बेस्ड HR रिकॉर्ड्स की जगह डिजिटल HR सॉफ्टवेयर यूज करती है। एग्जाम्पल,
उसी का एग्जांपल है हमारा HRMS प्लेटफॉर्म्स, जोहो, पीपल, केका, ड्राइंग बॉक्स, SAP, सक्सेस फैक्टर बेसिक्स, HRIS वर्सेज HRMS कंपैरिजन, क्लाउड बेस्ड HR पोर्टल्स। ये सारा कुछ जो है आजकल के सॉफ्टवेयर जो यूज करती है HR डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसके पार्ट्स है। डिजिटल HR सिस्टम में एम्प्लॉयज डाटा को इजीली सर्च, अपडेट और डिलीट ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट ट्रायल का मतलब होता है किसी रिकॉर्ड में कब किसने क्या चेंज किया है, डिजिटल प्रूफ रहता है उसमें। अगर एग्जांपल आप लोग मान लो, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी रिकॉर्ड में चेंज हुआ तो सिस्टम शो करेगा चेंज किसने किया, कब किया, पुरानी वैल्यू क्या थी। ये सारा कुछ रिकॉर्ड हमारा डिजिटल, अगर डिजिटल HR का यूज करते हैं तो हमारा उसमें सेव होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो फिर हमारा दूसरा यूनिट है लैब डिजिटाइजेशन एंड पेपरलेस लेबोरेटरी सिस्टम, प्रयोगशाला डिजिटीकरण एवं पेपरलेस प्रयोगशाला प्रणाली। ए कंप्लीट गाइड टू ट्रांसटिनिंग फिजिकल लेबोरेटरीज टू डिजिटल फर्स्ट environments, covers ELN Electronics Lab Notebook System, LIMS Laboratory Information Management System, instrument data capture and regularity compliance for digital lab record। लैब डिजिटेशन का मतलब होता है लेबोरेटरी के पेपर बेस्ड रिकॉर्ड को डिजिटल सिस्टम में कन्वर्ट करना। पेपरलेस लेबोरेटरी सिस्टम का मतलब है लैब में एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड, सैंपल रिकॉर्ड्स, टेस्ट रिपोर्ट्स, इक्विपमेंट लॉग्स और ऑब्जर्वेशंस को नोटबुक या रजिस्टर में लिखने के बजाय डिजिटल सॉफ्टवेयर में स्टोर करना। तो फिर हमारा इसमें आता है व्हाई लैब डिजिटेशन इज नीडेड। ट्रेडिशनल लैब्स में डेटा रजिस्टर्स, फाइल और पेपर रिपोर्ट्स में स्टोर होता है। इसमें प्रॉब्लम्स होती है, पेपर लॉस्ट हो सकता है, हैंड राइटिंग क्लियर नहीं हो सकती है, डेटा सर्च करना डिफिकल्ट हो सकता है, डुप्लीकेट इंटाइट्स हो सकती है, ऑडिट के टाइम रिकॉर्ड अरेंज करना हार्ड होता है। डिजिटल लैब सिस्टम से डेटा सिक्योर, एक्यूरेट और इजी टू शेयर हो जाता है। मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके लैब डिजिटाइजेशन के में? ये सिस्टम यूज होते हैं LIMS लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें सैंपल ट्रैकिंग, टेस्ट रिकॉर्ड, रिजल्ट एंट्री, रिपोर्ट जनरेशन होता है। ELN इलेक्ट्रॉनिक लैब नोटबुक, इसमें एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और रिजल्ट्स डिजिटली मेंटेन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इंस्ट्रूमेंट डेटा कैप्चर हमारा, उसमें क्या होता है? स्पेक्ट्रोफोमीटर, HPLC, PCR डेटा कैप्चर, IoT इनेबल्ड इंस्ट्रूमेंट कनेक्टिविटी होती है, रॉ डाटा अचीवमेंट एंड मेटा डेटा स्टैंडर्ड्स होता है, CSV XML इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर GLP एंड रेगुलरिटी कंप्लायंस हमारी आती है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, GLP स्टैंडर्ड्स, FDA 21 CFR पार्ट 11 फॉर ई रिकॉर्ड्स। ठीक है, मतलब कि लैब में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सैंपल को करेक्टली ट्रैक करना। एग्जाम्पल, सैंपल रिसीव हुआ, सैंपल ID जनरेट हुआ, टेस्ट असाइन हुआ, टेक्नीशियन ने टेस्ट किया, रिजल्ट इंटर हुआ, रिपोर्ट अप्रूव हुई, फाइनल रिपोर्ट सेंड हुई। ये पूरा प्रोसेस डिजिटल सिस्टम में ट्रैक होता है। इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? इसके बेनिफिट्स होते हैं लैब डिजिटाइजेशन से ह्यूमन एरर कम आता है, डेटा लॉस का रिस्क कम होता है, रिपोर्ट फास्ट जनरेट होता है, ऑडिट के लिए रिकॉर्ड इजीली मिलता है, सैंपल ट्रैकिंग एक्यूरेट होती है, लैब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। फिर इसके बाद हमारा तीसरा आ जाता है यूनिट, जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटा एंट्री एंड सीक्वेंस कंपैरिजन। Introduce students to biological data management, DNA, protein sequence handling, database usage, and sequence alignment tools. Cover BLAST, cluster,
and basic bioinformatics pipelines for data documentation. बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन है। इसमें बायोलॉजिकल डाटा जैसे डीएनए सीक्वेंस, आरएनए सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस को कंप्यूटर टूल्स के हेल्प से स्टोर और एनालाइज और कंपेयर किया जाता है। सीक्वेंस कंपैरिजन का मतलब होता है दो या ज्यादा बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस को कंपेयर करना ताकि सिमिलरिटी या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझा जा सके। बायोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है? बायोलॉजिकल सीक्वेंस होता है डीएनए सीक्वेंस लेटर्स के फॉर्म में होता है, आरएनए सीक्वेंस में होता है, प्रोटीन सीक्वेंस में एमिनो एसिड लेटर होते हैं। एग्जाम्पल डीएनए सीक्वेंस, ये लेटर्स जेन्स और ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटा एंट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डेटा एंट्री का मतलब होता है बायोलॉजिकल डेटा को करेक्ट फॉर्मेट में इंटर करना। कॉमन फॉर्मेट्स इसके क्या सब होते हैं वो देखते हैं। बायोलॉजिकल डेटाबेस यहाँ पे दिया हुआ है। बायोलॉजिकल डेटाबेस के सीक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं? फॉर्मेट में ये डीएनए सीक्वेंसिंग डेटा के साथ क्वालिटी स्कोर भी स्टोर करता है। सीएसवी एक्सेल फॉर्मेट में सैंपल आईडी, ऑर्गेनिज्म नेम, जेन नेम और फिर उसके बाद सीक्वेंस लेंथ जैसे रिकॉर्ड स्टोर किए जा सकते हैं। सीक्वेंस कंपैरिजन क्या होता है? सीक्वेंस कंपैरिजन में हम चेक करते हैं कि दो सीक्वेंस कितने सिमिलर है। दोनों में मोस्टली लेटर्स सेम है लेकिन एक पोजीशन पर डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम लोग सीक्वेंस कंपैरिजन बोलते हैं। टाइप ऑफ सीक्वेंस कंपैरिजन भी बहुत सारे होते हैं। फिर यहाँ पे हमारा डेटा स्टैंडर्ड्स एंड फॉर्मेट्स आ जाते हैं। फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स पाइपलाइन, प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, ये सब आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो, अपने वेबसाइट से दिया हुआ। फिर हमारा यूनिट 4 आ जाता है। यूनिट 4 में हमारा है लैब नोटबुक एंड टेक्निकल रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। लैब नोटबुक एंड टेक्निकल रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है आइए अच्छे से जानते हैं। टीच साइंटिफिक राइटिंग, स्टैंडर्ड प्रॉपर लैब नोटबुक मेंटेनेंस, टेक्निकल रिपोर्ट स्ट्रक्चरिंग एंड रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन एथिक्स, covers both traditional and digital formats, align with international scientific norms. लैब नोटबुक एक ऑफिशियल रिपोर्ट होता है, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और रिजल्ट्स लिखे जाते हैं। टेक्निकल रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में होता है जिसमें किसी एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट या टेक्निकल वर्क का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। लैब नोटबुक का पर्पस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं? तो लैब नोटबुक का मेन पर्पस होता है एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करना। फिर इसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है? एक्सपेरिमेंट टाइटल रहती है, ऑब्जेक्टिव रहती है, मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं वो रहता है, प्रोसीडर रहता है, ऑब्जर्वेशन रहता है, कैलकुलेशन रहता है, रिजल्ट आता है, फिर कंक्लूजन हमारा रहता है। फिर गुड लैब नोटबुक के फीचर्स क्या होते हैं? एक गुड लैब नोटबुक में डेटा क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट टाइटल क्लियर होना चाहिए, स्टेप सीक्वेंस में लिखा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन ओरिजिनल होनी चाहिए। फिर उसके बाद कटिंग ओवर राइटिंग अवॉइड करनी चाहिए, रिजल्ट और कंक्लूजन क्लियर होनी चाहिए, टीचर्स सुपरवाइजर सिग्नेचर होने चाहिए। यहाँ पे टेक्निकल रिपोर्ट स्ट्रक्चर आपके दिए हुए हैं, साइंटिफिक इल्यूस्ट्रेशन आपके दिए हुए हैं, रिसर्च इथिक्स इन डॉक्यूमेंटेशन आपके दिए हुए हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक लैब नोटबुक क्या होते हैं? आजकल लैब नोटबुक डिजिटली में भी मेंटेन होती है।
इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक लैब नोटबुक बोलते हैं। इसमें एडवांटेज है, डाटा सर्च करना इजी हो जाता है, इमेज ग्राफ्स टेबल ऐड करना भी इजी हो जाता है, ऑडिट ट्रेल मेंटेन होता है, टीम कोलैबोरेशन पॉसिबल होती है। टेक्निकल रिपोर्ट स्ट्रक्चर, एक टेक्निकल रिपोर्ट में नॉर्मली ये सेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं सेक्शंस? टाइटल पेज रहते हैं, रिपोर्ट का टाइटल, स्टूडेंट नेम, इंस्टीट्यूट नेम, डेट, एब्स्ट्रैक्ट, शॉर्ट समरी ऑफ रिपोर्ट, इंट्रोडक्शन हो गया आपका, टॉपिक का बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो जाता है? रिपोर्ट, प्रोजेक्ट का एम, मेथोलॉजी क्या हो जाता है? मेथोडोलॉजी, काम का प्रोसेस या मेथड, रिजल्ट, फिर आउटपुट, उससे हमको क्या मिलता है? कंक्लूजन, कंक्लूजन, फाइनल फाइंडिंग। लैब नोटबुक यही है हमारा। यहाँ पे रेफरेंस मैनेजमेंट दिए हुए हैं, डेटा टेबल्स एंड स्टैटिक्स दिए हुए हैं, लेटेक्स फॉर टेक्निकल राइटिंग के लिए दिए हुए, प्रैक्टिकल रिपोर्ट्स दिए हुए, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। फिर पांचवा हमारा आ जाता है सैम्पलिंग टेक्निक फॉर रिसर्च डेटा कलेक्शन। सैम्पलिंग टेक्निक फॉर रिसर्च डेटा कलेक्शन क्या होता है? अनुसंधान डेटा संग्रह के लिए नमूनाकरण तकनीकें, comprehensive coverage of statistical and qualitative sampling methods used in research, include probability and non-probability sampling, sample size calculation, data collection instruments, and documentation of sampling protocols. अनुसंधान में प्रयुक्त सांख्यिकीय और गुणात्मक नमूनाकरण विधियों का व्यापक अध्ययन। यानी कि सैम्पलिंग का मतलब ये होता है बेसिकली कि पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सेलेक्ट पीपुल आइटम्स को चूज करना डाटा कलेक्शन के लिए। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा अगर आइटम्स हमारे पास बहुत सारे आइटम्स हैं, उसमें से कुछ आइटम को सेलेक्ट करना और उसका डेटा कलेक्शन बनाना को हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। एग्जाम्पल, अगर एक कॉलेज में 5,000 स्टूडेंट्स है और हमें स्टूडेंट्स सेटिस्फेक्शन सर्वे करना है, तो सभी 5,000 स्टूडेंट से डेटा लेना डिफिकल्ट है। इसलिए हम 300 स्टूडेंट का सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर पॉपुलेशन एंड सैंपल, उसमें पॉपुलेशन जिनके बारे में रिसर्च करना हो उनका कंप्लीट ग्रुप, एग्जाम्पल कॉलेज के सभी स्टूडेंट। सैंपल में क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन का सेलेक्टेड स्मॉल ग्रुप, एग्जांपल 300 सेलेक्टेड स्टूडेंट, और 300 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के बिहाफ पे हम लोग सर्वे करते हैं जो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्या था, जो 5,000 स्टूडेंट्स है और हमें स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। तो हम लोग 5,000 स्टूडेंट से नहीं करके सिर्फ उसमें से 300 बच्चे सेलेक्ट करेंगे और उससे हम लोग सेटिस्फेक्शन सर्वे करके रेशियो निकाल के, एवरेज निकाल के वो 5,000 स्टूडेंट्स का सर्वे कर लेंगे। उसी को बोलते हैं सैम्पलिंग टेक्निक। वाई सैम्पलिंग टेक्निक इज इम्पोर्टेंट? अब ये क्वेश्चन है, जो सैम्पलिंग टेक्निक जो है क्यों इम्पोर्टेंट होती है? तो सैम्पलिंग से टाइम सेव होता है, कॉस्ट कम लगता है, डाटा कलेक्शन इजी हो जाता है, रिसर्च मैनेजेबल होती है, लार्ज पॉपुलेशन का आइडिया मिल जाता है। यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड्स दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, फिर उसके बाद सैंपल साइज कैलकुलेशन, सैम्पलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब मेथड हो गए। फिर डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हो गए सर्वे एंड क्वेश्चनर डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल डेटा कलेक्शन, बायोलॉजिकल सैंपलिंग, डेटा क्वालिटी एंड बियास कंट्रोल।
फिर हमारा 6th यूनिट आता है जिसका नाम है फील्ड रिसर्च एंड इथोनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन मेथड, क्षेत्र अनुसंधान एवं नृजाति विज्ञान अवलोकन विधियां, explores qualitative research methodologies with emphasis on field-based data collection. Topic include participants observation, ethnographic interviewing, field note documentation, and digital tools for recording and analyze quantitative data. मतलब कि फील्ड रिसर्च का मतलब होता है रियल वर्ल्ड लोकेशन पर जाकर डेटा कलेक्ट करना। इथोनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी कम्युनिटी, ग्रुप या कल्चर के बिहेवियर को नेचुरली ऑब्जर्व करना। एग्जाम्पल, अगर रिसर्चर विलेज मार्केट में जाकर लोगों को बाइंग बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है तो ये फील्ड रिसर्च हो गया। मीन्स अगर रिसर्चर कोई विलेज गया, कोई मार्केट गया और लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, फिर उसका रिजल्ट तैयार करना, फील्ड रिसर्च के अंदर आता है। फील्ड रिसर्च का पर्पस क्या होता है? तो फील्ड रिसर्च का पर्पस होता है कि रियल सिचुएशन को समझना। इसमें रिसर्चर डायरेक्टली लोगों, इन्वायरमेंट, एक्टिविटीज और बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। फील्ड रिसर्च में डेटा नेचुरल सेटिंग से मिलता है, इसलिए प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होता है। फील्ड रिसर्च क्या हो गया? मान के चलो आप किसी गांव में गए सर्वे करने के लिए जो उस गांव में पीने के पानी है या नहीं है। तो जब आप खुद जाते हो कहीं पे सर्वे करने के लिए, आप खुद उस दिक्कतों का सामना करते हो तो आपको रियलाइज होता है, आपको सर्वे में एक्चुअल बात मालूम होती है जो हाँ यहाँ पे इस चीज की कमी है या इस चीज की सुविधा नहीं है, तो आप फिर उसको उपलब्ध करवाते हो। तो फिर दूसरा हमारा क्या है? इथोनोग्राफी क्या है? इथोनोग्राफी का क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। क्या था? तो इथोनोग्राफिक एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जिसमें रिसर्चर किसी ग्रुप के डेली लाइफ, हैबिट्स, बेनिफिट्स, कल्चर, कम्युनिकेशन और बिहेवियर को डीपली स्टडी करता है। एग्जाम्पल मान के चलो, विलेज लाइफ स्टाइल स्टडी। विलेज क्या हो गया? बहुत आदमियों का समूह विलेज में रहता है, तो उसको डीपली एनालाइज करना, उससे कम्युनिकेट करना, उसका बिहेवियर को जानना, ये सारा कुछ हमारा इथोनोग्राफी के अंदर आता है। तो फिर इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। फील्ड रिसर्च मेथोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होता है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, रिसर्चर ग्रुप के एक्टिविटीज में पार्टिसिपेंट करता है और ऑब्जर्व भी करता है। एग्जाम्पल, रिसर्चर एक क्लासरूम एक्टिविटी में स्टूडेंट के साथ पार्टिसिपेट करके लर्निंग बिहेवियर ऑब्जर्व करें। जो स्टूडेंट्स कितना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ये सारा कुछ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें। यही हो गया। फिर डिजिटल टूल्स फॉर फील्ड रिसर्च, मोबाइल डेटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव एनालिसिस टूल्स, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन, एथिक्स इन फील्ड रिसर्च, ये सारा कुछ हमारा डिजिटल टूल्स हो गया फील्ड रिसर्च के लिए। एक मिनट मुझे दीजिएगा। फिर हमारा यूनिट 7 आता है एआई बेस्ड लेसन प्लानिंग एंड एकेडमिक सपोर्ट टूल्स। एआई आधारित पाठ योजना एवं शैक्षणिक सहायता उपकरण। एक्सप्लोर्स हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स कैन ट्रांसफॉर्म टीचिंग एंड लर्निंग्स।
covers AI-powered lesson plan generators, adaptive learning system, automated assessments tools, and responsible AI use in educational documentation. मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? AI बेस्ड लेसन्स प्लानिंग का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का यूज करके टीचिंग प्लान, क्लास एक्टिविटीज, क्विज असाइनमेंट्स, नोट्स और लर्निंग आउटकम्स प्रिपेयर करना। क्या हुआ? AI बेस्ड लेसन प्लानिंग का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का यूज करके। तो AI टूल्स क्या सब है? तो आपको बहुत सारे पीछे में हमने लेक्चर दिया हुआ था, उसमें आपको बताया हुआ था AI टूल्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें से हमारा चैट GPT हो गया, क्लाउड AI हो गया, कोपायलट हो गया, फिर हमारा जेमिनी AI हो गया। ये सारे AI टूल्स हमारे हो गए और इसका यूज करके टीचिंग प्लान करना, क्लास एक्टिविटीज करना, क्विज देखना, असाइनमेंट्स तैयार करना, नोट्स तैयार करना और बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स प्रिपेयर करना। एकेडमिक सपोर्ट टूल्स का मतलब होता है डिजिटल टूल्स जो टीचर्स और स्टूडेंट्स को स्टडी, टीचिंग, राइट, रिसर्च, प्रेजेंटेशन और इवोल्यूएशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेन में इसका properly. Explores how artificial intelligence tools can transform teaching and learning. Covers AI-powered lessons plan, generators, adaptive learning system, automated assessments tools, and responsible AI use in educational documentation. फिर यहाँ पे AI इन एजुकेशन दिए हुए हैं, AI लेसन्स प्लान जनरेटर्स, चैट GPT, क्लॉड एंड जेमिनी फॉर लेसन डिजाइन, ब्लूम्स टेक्सोनोमी alignments with AI prompts, generating different instructions plan, AI generated rubrics and assessment criteria. ये सारे AI लेसन्स प्लान जनरेटर्स हो गए हमारे। फिर यहाँ पे हमारा एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम है, AI कंटेंट क्रिएशंस है, ऑटोमेटेड असेसमेंट टूल्स हमारी दी हुई है। जैसे यहाँ पे AI लेसन प्लान्स है, AI लेसन प्लान जनरेटर्स है। तो AI लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान एक टीचिंग रोड मैप होता है। इसमें टीचर डिसाइड करता है कि क्लास में क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना टाइम देना है, कौन सी एक्टिविटीज करानी है और स्टूडेंट्स लर्निंग कैसे चेक करना है। लेसन प्लान्स के मेन पार्ट्स क्या होते हैं? तो टॉपिक नेम, जो टॉपिक पढ़ानी होती है, लर्निंग ऑब्जेक्टिविटीज, क्लास के एंड में स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे, प्रीवियस नॉलेजेस, स्टूडेंट्स को पहले से क्या पता है, टीचिंग मटेरियल, बोर्ड, पीपीटी, वीडियो, वर्कशीट, एआई टूल्स, चार्ट, सबके बारे में। फिर टीचिंग मेथड, लेक्चर, डिस्कशन, एक्टिविटीज, ये सारा कुछ। फिर क्लास एक्टिविटीज, फिर असेसमेंट्स और होमवर्क्स। एआई टूल्स का रोल क्या होता है? एआई टूल्स टीचर को हेल्प कर सकते हैं लेसन्स प्लान बनाने में, टॉपिक एक्सप्लेनेशन सिंपली कराने में, क्विज क्वेश्चंस जनरेट करने में, असाइनमेंट क्रिएट करने में, रूब्रिक बनाने में, पीपीटी आउटलाइन बनाने में, केस स्टडी बनाने में, स्टूडेंट डॉट एक्सप्लेन करने में, लैंग्वेज ट्रांसलेशन करने में। एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट फॉर एआई हम आपको बता रहे अभी। रिस्पॉन्सिबल एआई इन एकेडमीज। अब मान के चलो आप कोई एआई टूल का यूज कर रहे हो, जैसे मान के चलो आप चैट जीपीटी का यूज कर रहे हो, तो टीचर एआई को प्रॉम्प्ट क्या दे सकता है? तो टीचर एआई को प्रॉम्प्ट देगा, अगर मान के चलो 45 मिनट के लेसन के लिए हमें कुछ देना हो, तो उसको प्रॉम्प्ट सबसे बेस्ट हम क्या देख सकते हैं? एज फॉर एग्जांपल मानो हम प्रॉम्प्ट देते हैं क्रिएट ए 45 मिनट लेसन प्लान ऑन सैम्पलिंग टेक्निक एंड undergraduate students include objective, teaching method, activities, assessments, question and homework. AI उसके बेसिक्स पर कंप्लीट लेसन प्लान जनरेट करके दे सकता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं एआई टूल्स को यूज करने से? टाइम सेव होता है, कंटेंट क्विकली जनरेट होता है, डिफरेंट लर्निंग लेवल्स के लिए एक्सप्लेनेशन मिलती है, क्रिएटिव एक्टिविटीज बन सकती है, पर्सनलाइज्ड स्टडी सपोर्ट मिलते हैं।
फिर हमारा यूनिट 8 आ जाता है, इंटरेक्टिव ई लर्निंग मॉड्यूल डेवलपमेंट, ए हैंड्स ऑन गाइड टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग interactive digital learning content, covers Scrum X API, standard rapid authoring tools, multimedia integration, accessibility standard, and LMS deployment and tracking. इंटरेक्टिव ई लर्निंग मॉड्यूल का मतलब होता है ऐसा डिजिटल लर्निंग कंटेंट जिसमें स्टूडेंट सिर्फ रीडिंग नहीं करता बल्कि क्लिक, क्विज, ड्रैग ड्रॉप, वीडियो एनिमेशन और फीडबैक के थॉट एक्टिविटी लर्न करता है। एग्जाम्पल, एक ऑनलाइन मॉड्यूल जिसमें स्टूडेंट वीडियो देखता है, क्विज अटेम्प्ट करता है और आंसर का बाद में फीडबैक देता है। ई लर्निंग मॉड्यूल क्या होता है? ई लर्निंग मॉड्यूल एक ऑनलाइन लेसन पैकेज होता है। इसमें टॉपिक एक्सप्लेनेशन, मल्टीमीडिया कंटेंट, एक्टिविटी और असेसमेंट इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल मॉड्यूल, टॉपिक अगर मान के चलो साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स हम लोग रखें, उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो देना होता है, पासवर्ड सेफ्टी कंटेंट देना होता है, क्विज देना होता है, फिर सर्टिफिकेट देना होता है। ई लर्निंग डिजाइन प्रिंसिपल यहाँ पे आप लोग को शो हो रहे होंगे, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल्स, मल्टीमीडिया लर्निंग थ्योरी, इंटरेक्टिव कंटेंट टाइप्स, एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे टूल्स दिए हुए हैं, एलएमएस प्लेटफॉर्म, रैपिड ऑथरिंग टूल्स, स्क्रम एंड एक्स एपीआई स्टैंडर्ड, ई लर्निंग क्वालिटी इंश्योरेंस। फिर 9th एंड लास्ट में हमारा आता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड डिजिटल कंपाइलेंस, भारतीय नियामक ढांचे एवं डिजिटल अनुपालन, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन लॉज, regulations and compliance framework applicable to digital documentation and data management, cover IT Act 2000, DPDPA 2020, MCA 21, DigiLocker and sector specific regulations for health care, education and research। यानी कि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब होता है इंडिया के लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस को कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो कराने होते हैं। डिजिटल कंपाइलेंस का मतलब होता है डिजिटल सिस्टम, डेटा डॉक्यूमेंटेशन, साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी और ऑनलाइन प्रोग्राम्स को लीगल रूल्स के अकॉर्डिंग मैनेज करना। Why digital compliance is important? डिजिटल कंपाइलेंस क्यों जरूरी होती है? तो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय डाटा, कस्टमर डाटा, फाइनेंशियल डाटा, स्टूडेंट डाटा और हेल्थ डाटा डिजिटली स्टोर करती है, सबको पता है। अगर डेटा मिसयूज हो जाए, लीक हो जाए या रॉन्ग प्रोसेसिंग हो तो लीगल पेनल्टी, रेपुटेशन लॉस और कस्टमर ट्रस्ट लॉस हो सकता है, डिजिटल कंपाइलेशन से ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है डेटा लीगली कलेक्ट हो, कंसेंट प्रॉपरली लिया जाए, रिकॉर्ड सिक्योर रहे, ऑडिट ट्रायल मेंटेन हो, रिपोर्ट्स टाइमली फाइल हो, साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल फॉलो हो। इंपॉर्टेंट इंडियन फ्रेमवर्क्स क्या सब होते हैं? तो एक कंपनीज एक्ट 2000, हाँ, कंपनीज एक्ट 2000 इंडिया में कंपनीज के फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, रिकॉर्ड, बोर्ड मीटिंग्स, एनुअल फाइलिंग्स, ऑडिट और कॉर्पोरेट गवर्नमेंट कंपनीज को रजिस्टर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बोर्ड रिकॉर्ड्स और एनुअल रिटर्न्स मेंटेन कराते हैं। एग्जाम्पल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एनुअल फिलिंग, बोर्ड मीटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करने होते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, सेक्टर स्पेसिफिक कंपाइलेंस, हेल्थ केयर डिजिटल कंपाइलेंस, हेल्थ केयर डिजिटल हेल्थ डेटा मैनेजमेंट रूल्स आते हैं, फिर एजुकेशन सेक्टर कंपाइलेंस आते हैं,
प्रैक्टिकल कंपाइलेंस एक्सरसाइजेज आते हैं, रिसर्च डेटा कंपाइलेंस आते हैं। ये सारा कुछ आपके वेबसाइट के पीपीटीज में दिए हुए हैं, इसको आप डीपली गेन कर सकते हो पढ़ के। तो आज का कोर्स हमारा यही था, 9 यूनिट्स का था। कोर्स समरी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 9 तक। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं तक का था। ये सेशन को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।